जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो पटवारी के एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पे। तो 36 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। तो मॉक 1 के मैंने क्वेश्चन लिए, जस्ट मैं एमसीक्यूज नहीं बताऊंगा, प्लस बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा गला थोड़ा डाउन है आज, तो प्लीज़ इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना। बाकी कल की वीडियो में ऑडियो की दिक्कत आई थी, 3-4 दिन कंप्रोमाइज़ कर लो, उसके बाद मैं खुद विजिट करूंगा तो अच्छा सा कोई एक और माइक का अरेंजमेंट करेंगे। ये माइक तो मुझे लगता है अब जवाब देने वाला है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है इंडिया की, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अचांकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, अगर मैं बात करूं इंडिया में एट प्रेजेंट जो है यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, यूनेस्को का ये प्रोग्राम है। इसके तहत इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की क्वालिटी ये याद कर लेना, ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ। कौन सी? हमारी 3 सदर्न स्टेट्स में है। तमिलनाडु हो गया, सेकेंड इज केरला एंड थर्ड वन इज कर्नाटका। कौन सा आ गया? कर्नाटका। ये 3 स्टेट में हमारा फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेकेंड, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर आते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ठीक है। उसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला था और ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। जो अचांकमर और अमरकंटक वाला है ना, ये शेषाचलम वाला इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लो। शेषाचलम वाला कहाँ पर है? शेषाचलम वाला आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब मैं सारे ही पढ़ा देता हूँ आपको, क्योंकि मे भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो, सारे एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना। देखो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया के मैप में ऊपर से ध्यान से सोचो। सबसे पहले ऊपर हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछे कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, उत्तराखंड है उसके साथ ही, तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो वो कहाँ पर है? वो हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाली तरफ चलते हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में कंचनजुंगा। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजुंगा, ठीक है। कंचनजुंगा इसको पढ़ते हैं। तो कंचनजुंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद असम की अगर मैं बात करूँ, असम में 2 आ जाते हैं। एक तो आ गया मानस, मानस कहाँ पर है? असम में। और दूसरा है दिब्रू शिखोवा, दिब्रू सैखोवा, ठीक है, सैखोवा, ये भी कहाँ पर है? असम में। तो कौन सा हो गया? कोल्ड डेजर्ट हो गया हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी हमने पढ़ा उत्तराखंड में, कंचनजुंगा सिक्किम में है, मानस जो है असम में है, देब्रू शिखोवा भी कहाँ पर है? असम में, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आ जाता है? दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग रिवर भी यहाँ से जाती है ना, तो क्या है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो दिहांग दिबांग जो है वो पूछे कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद नीचे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है मेघालय, वहाँ पर है नोकरेक, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये पूछता है एग्जाम में कहाँ पर है, तो ये है हमारा मेघालय। उसके बाद उसके नीचे आ जाते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, तो सुंदरबंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। उसके नीचे आते हैं तो उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो है वो कहाँ पर है अगर पूछे, तो वो उड़ीसा में, ठीक है। उससे नीचे चलो, राइट साइड से नीचे आप कोस्टल एरियाज में चलते हैं, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में मैंने आपको अभी बताया कौन सा है? शेषचलम, ठीक है। शेषचलम जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद नीचे चलो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, बट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपने देखा था ना, उसके पहले दिन ही जो लेक्चर आया था जीके वाला, मैंने उसको आपको सारे कोस्ट बताए थे। ये कोंकण कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है। तो एग्जाम में आपको कोरोमंडल कोस्ट आई थिंक पूछा गया था, ठीक है। तो बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही लाता हूँ। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके राइट साइड में आपको पता अंडमान एंड निकोबार हमारे आइलैंड है, उसमें ग्रेट निकोबार है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, अभी ध्यान से सुनो। उसके बाद जो अगस्त्य मलाई वाला है, अगस्त्य मलाई वाला कौन सा? अगस्त्य मलाई, वो 2 स्टेट में है। कौन सी स्टेट में? अगस्त्य मलाई वाला तमिलनाडु में भी और केरला, दोनों में फैला हुआ है। नीलगिरी वाला मैंने आपको बता दिया, वो भी कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में। फिर उसके बाद जिसके अभी मैं नाम ले रहा था, कौन सा? अचंकमर और अमरकंटक।
अचंकमर जो हमारा ऑप्शन भी था, अचंकमर अमरकंटक जो है ये 2 स्टेट्स में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में और कौन से, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी भी है, ये याद कर लेना, और पन्ना भी है, ये दोनों भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा पढ़ लिया, पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश में, ये दोनों मध्य प्रदेश में। इसको छोड़ के अचंकमर और अमरकंटक वाला जो है ये एक ही है, अचंकमर अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट कौन सा आ गया हमारा, कच्छ वाला। कच्छ वाला कहाँ पर है, गुजरात में। ये टोटल 18 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ऊपर से स्टार्ट करो। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, सिक्किम में कंचनजुंगा, असम में मानस, डिब्रू सैखोवा भी वहीं पर, दिहांग दिबांग कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, नोकरक मेघालय में, सुंदरबान वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल ओडिशा में, ठीक है। उसके बाद नीचे चलो, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार मैंने आपको बता दिया कहाँ पर आ गया, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। उसके बाद ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करूं, अगस्त्यमलाई जो है तमिलनाडु केरला में आता है, नीलगिरी तमिलनाडु केरला कर्नाटका में आता है। फिर अमरकंटक वाला ऊपर आ गया कहाँ पर, अचंकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश में आ गया और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, और पंचमढ़ी और पन्ना ये दोनों मध्य प्रदेश में, कच्छ वाला कहाँ पर आ गया, गुजरात में आ गया। दीज आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है वो कौन सा है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या बायोम है। देखो इकोसिस्टम होता क्या, कोई नेचर का जो फंक्शनल यूनिट है, देखो नेचर के फंक्शनल यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, वो इंटरेक्ट करते हैं खुद के साथ। जैसे मैं हूँ, मैं क्या खाता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हर्बीवोर हूँ, मैं अगर कोई घास फूस खाता हूँ तो मैं घास के साथ इंटरेक्ट करूँगा ना, तो उनके बीच में मतलब प्रोड्यूसर और मेरे बीच में इंटरेक्शन होती है, एज वेल एज मैं ह्यूमंस के बीच में भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस जो सराउंडिंग फिजिकल मेरा इन्वायरमेंट है, जैसे हवा है, पानी है, धूप है, इन सब के साथ इंटरेक्ट करो, ये सारा मिलके जो बनाता है दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक नेचर का फंक्शन यूनिट होता है जो क्या बताता है, जो ये बताता है कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं खुद के साथ भी और उनके सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। इकोसिस्टम जो टर्म एजी टांसले ने कॉइन करी थी 1935 में, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम अर्थ का क्या होता है, बायोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, बायोम होता है। देखो लिथोस्फीयर होता है ज़मीन वाला पोर्शन, हाइड्रोस्फीयर होता है पानी वाला पोर्शन, बायोस्फीयर वो होता है मतलब वो पोर्शन ऑफ लैंड का वो पोर्शन, एटमॉस्फेयर का वो पोर्शन, मतलब लिथोस्फीयर का वो पोर्शन, एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का वो पोर्शन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। आपको पता है हवा में भी कहीं एरिया तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, पानी में भी किसी डेप्थ तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ज़मीन में भी किसी डेप्थ तक ज़मीन में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इन तीनों का वो पोर्शन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोस्फीयर ही होता है, ठीक है। बायोम जो है वो बायोस्फीयर से छोटा होता है। एक मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ, ये सीक्वेंस याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जैसे हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, जोलॉजी में आप पढ़ते हो ना, सबसे पहले क्या होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर खत्म हो जाती है जोलॉजी। इसके बाद इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। देखो एक ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके बाद बनती है पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म आपस में क्या बनाता है, पॉपुलेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल सारे ह्यूमन्स की अगर मैं बात करूँ, पहले एक ह्यूमन था और 15 20 30 ह्यूमंस, ऐसे ह्यूमंस 1 करोड़ हो गए, ये क्या बन गई, पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन से बड़ी चीज़ होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे ह्यूमन की स्पीशीज़ भी आ गई, एनिमल की स्पीशीज़ भी आ गई, बर्ड्स की स्पीशीज़ भी आ गई, तो ये सारे मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी से बड़ी टर्म होती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में सर लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी होंगे, आपस में इंटरेक्ट है। नॉन लिविंग मतलब हवा, पानी, आपका धूप, ये सब भी होगा और आपस में इंटरेक्ट करे होंगे। मतलब यहाँ तक सिर्फ लिविंग होते हैं कम्युनिटी तक, इसके आगे जो है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग आ जाते हैं। तो कम्युनिटी से बड़ा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बड़ा होता है बायोम। क्या होता है, बायोम। बायोम मतलब टेम्परेचर के बेसिस में या वेदर के बेसिस में हम डिवाइड करते हैं, ये ट्रॉपिकल बायोम है, ये टुंड्रा है, ये टेम्परेट रीजन है, तो वो उस बेसिस में जो रीजन डिवाइड होता है उसको बोलते हैं बायोम। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, वो पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो बायोस्फीयर होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। ये सीक्वेंस याद करना है, मे बी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछी जा सकती है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है, हमें बताना है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, मेरीन इकोसिस्टम होता है, या ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सबसे पहली बात, इकोसिस्टम मैंने आपको समझा दिया, वो आपको पता है।
अब स्टेबल इकोसिस्टम कहने का मतलब क्या है? देखो, स्टेबल इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जब उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन लंबे समय तक अनचेंज रहे, बहुत जल्दी चेंज ना हो जाए। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत जल्दी, मतलब फॉरेस्ट फायर हुआ तो स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम में भी बारिश के बाद सिस्टम चेंज, मतलब ये जल्दी चेंज हो जाते हैं। बट आपका जो ओशन का इकोसिस्टम है उसमें इतने जल्दी चेंज नहीं आता। मैरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जेकेएसएसबी एग्जाम में, ठीक है। तो मैरीन इकोसिस्टम जो है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मेजोरिटी कंप्राइजेज ऑफ लाइकन्स एंड मॉसेस? तो मतलब कौन से फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा लाइकन्स और मॉसेस पाए जाते हैं, ठीक है। पहले खुद भी आई होप आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे। टाइगा फॉरेस्ट में, टुंड्रा फॉरेस्ट में, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो कौन से फॉरेस्ट में हमारे लाइकन्स एंड मॉसेस पाए जाते हैं? देखो, जो लाइकन्स एंड मॉसेस होते हैं ना, वो ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ड्राई इन्वायरमेंट हो, सूखा इन्वायरमेंट, जहाँ बड़े बड़े पेड़ ना हो, सूखा इन्वायरमेंट हो, और ये प्लांट्स और रॉक्स के ऊपर क्या करते हैं? ये उनके ऊपर फीड करते हैं। तो ऐसा कौन सा जो है इन्वायरमेंट होता है? दीज आर टुंड्रा इन्वायरमेंट। तो टुंड्रा फॉरेस्ट में ये मेनली पाए जाते हैं, क्योंकि टुंड्रा फॉरेस्ट ड्राई होता है और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, प्लांट छोटे होते हैं, श्रब्स और हब्स के फॉर्म में, बुशेस के फॉर्म में। तो यहाँ पर लाइकन्स और मॉसेस जो है इजिली रॉक्स वगैरह पे सर्वाइव कर ले। देखो, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होंगे वहाँ पर रॉक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर सॉइल बनी होती है प्रॉपर, तो वहाँ पर लाइकन्स और मॉसेस ग्रो नहीं कर सकते। लाइकन्स और मॉसेस रॉक्स वगैरह में ग्रो करते हैं, और रॉक्स वगैरह वहीं पर ग्रो करती हैं जहाँ पर ज़्यादातर ड्राई इन्वायरमेंट हो। अगर तो प्रॉपर वेटी इन्वायरमेंट हो तो वहाँ पर तो बड़े बड़े पेड़ होंगे। तो ये ड्राई इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर पेड़ ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादातर हर्ब्स एंड बुशेज होती हैं, तो वहाँ पर ही हमारे लाइकन्स और मॉसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो ये सारा अभी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इन्वायरमेंट वाली सेशन जो है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया हुआ है ये सब। अब एक रिवीजन काइंड ऑफ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये जीके करंट अफेयर्स का आपका जो पोर्शन है ये मैं ही सेट करता हूँ, आपके मॉक का भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण? तो महात्मा गांधी चंपारण को कब विजिट करा था? 1916, 17, 18। देखो, गांधी जी का इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर आने से पहले उन्होंने 3 जगह पे विजिट करा था और 3 जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। मैंने केक के थ्रू आपको याद करवाया था। क्या? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। चंपारण, ध्यान से सुन लो स्टोरी। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। चंपारण बिहार में। यहाँ पर क्या हुआ था? बेसिकली फार्मर्स को ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? तंग कर रहे थे। उनको बोल रहे थे आप इंडिगो ही ग्रो, इंडिगो ही ग्रो करो। इंडिगो क्या है? एक तरह की डाई होती है, ठीक है, वो ग्रो करो। तो इनको इतना फ़ायदा भी यहाँ पर नहीं दे रहे थे, पीजेंट्स को इतना कुछ दे भी नहीं रहे थे, लो पेमेंट कर रहे थे। तो इसके लिए चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट करा था, जिसको गांधी जी का इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट भी कहते हैं। भूलना मत, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया इज चंपारण, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ये डेट आप याद कर लो, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। उसके बाद 1980 में गांधी जी क्या करते हैं? 2 और जगह पे कराते हैं स्टार्ट। अहमदाबाद, यहाँ पर एक मिल स्ट्राइक होती है। यहाँ पर क्या होता है? ऑनर्स बोलते हैं कि जो हमारे मिल ऑनर्स बोलते हैं वो वेजेस कम बढ़ा रहे होते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं वेजेस ज़्यादा बढ़े। तो उनके बीच में एक टसल चल रही होती है, तो गांधी जी यहाँ पर रिजॉल्व करवाते हैं। इसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कहाँ पर? गुजरात में। और गांधी जी ने पहली बार यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करी थी, ठीक है। हंगर में मतलब भूख प्यास वाली स्ट्राइक करी थी, तो ये याद कर लेना, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक। उसके बाद क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक के बाद, ये भी गुजरात में था। यहाँ पर क्या था? पीजेंट्स जो है वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि फेमाइन आया था, भुखमरी पड़ी हुई थी और प्लेग भी फैला हुआ था, एपिडेमिक आई हुई थी। इस वजह से उन्होंने, गांधी जी ने बोला था, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मेन थे यहाँ पर, बट बैकिंग गांधी जी से, इन्होंने बोला था कि इस बार जो है हम जो है वो पे नहीं करेंगे, रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट बन गए थे और मेन रोल उन्होंने प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का क्या है? गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया? गांधी इरविन पैक्ट कौन सी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था? देखो यार, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अगर आपको ईयर नहीं पता है, क्रोनोलॉजी नहीं पता है, तो फिर तो पढ़ने का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आपको क्रोनोलॉजी पता होती है, ये क्वेश्चन 1 मिनट में निकल जाता है। देखो, रॉयलाट एक्ट, रॉयलाट एक्ट क्या था? ध्यान से सुनो, मैं अभी आपका आंसर तक पहुंचूंगा, समझो। रॉयलाट एक्ट क्या था? इसका नाम, पहली बार इसका नाम था अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। मतलब कोई भी क्राइम करेगा उसके खिलाफ ट्रायल भी नहीं होगी, उठा लेंगे ब्रिटिशर्स। मतलब क्रांतिकारियों को रोकने के लिए उन्होंने लाया था। कब लाया था? 1919 में, ठीक है। इसकी डेट आपको याद होनी ही चाहिए, जलियांवाला बाग मैसेकर के आसपास का टाइम है।
दिस इज क्लियर। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। फिर उसके बाद ये देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट करे थे। आपको पता है 1922 के बीच में क्या हुआ था, 1922 में 4 फरवरी 1922 में, बहुत बार बताया आपको, चोरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था, जहां पर जो प्रोटेस्टर थे, मतलब जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, 22 पुलिस वाले मर गए थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक ली थी, तो ये भी याद कर लो। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो वाली मूवमेंट गांधी जी ने 1942 में स्टार्ट की थी। यहाँ पर ही गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, डू और डाई। अब देखो ध्यान से, अब बात होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1930 में, ठीक है, जब गांधी जी ने साल्ट मार्च के साथ इसको स्टार्ट करा था, साल्ट लॉ ब्रेक करा था, और ये 7 अप्रैल 1934 तक चली थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी और 1934 तक चली थी। अब देखो, अगर आपको इन सब का टाइमलाइन पता है, अब देखो गांधी इरविन पैक्ट क्या था। देखो गांधी जी क्या था, इरविन, लॉर्ड इरविन क्या था, वाइसरॉय था। वो चाहता था कि मीटिंग हो रही थी, ठीक है, मीटिंग हो रही थी। कौन सी मीटिंग, जिनको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, उसमें गांधी जी ने टेक पार्ट नहीं करा, मतलब कांग्रेस ने टेक पार्ट नहीं करा। तो ये चाहता था इरविन के, मतलब गांधी जी वहाँ पर टेक पार्ट करें, क्योंकि कांग्रेस के बिना तो वो मीटिंग फेल थी। तो इसने क्या करा, इसलिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। वो कब साइन होता है, मार्च 1931 में। 1931 ईयर भी याद कर लो, बस इतना भी याद करो, डेट मत याद करो, 1931 में। तो इसलिए एक ये पैक्ट साइन हुआ था कि गांधी जी अब क्या करेंगे, गांधी जी ज्वाइन करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। इसीलिए अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लो, ये 1919 है, ये है 13 से लेकर 1934 का टाइम। तो मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ था, ठीक है। इसीलिए अच्छे से बता दिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें में समझ आ जाए। अब अगली बार जरूरी थोड़ी है कुछ पूछ लेगा, अगली बार आपको पूछ लेगा रोयलाट एक्ट कौन से टाइम पे था, तो आसपास जलियांवाला बाग दिखेगा तो वो कर लेना वहाँ पर मार्क, ठीक है। उसका उसके साथ थोड़ा लिंक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत जो है उसका इशू है, दोनों सेम टाइम में, खिलाफत मूवमेंट भी तभी चली थी। तो ऐसी चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री ना ही बोरिंग लगेगी। बाकी आप सेशंस देख लेना, वहाँ पर मैंने पढ़ाया हूँ, बट आपके पास अब इतना टाइम नहीं। जो न्यू बच्चे हैं जो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपकमिंग है, वो तो देख सकते हैं। बाकी अभी जिनका पटवारी का है वो यही देखो, आगे पीछे ज़्यादा मत जाओ, जो जहाँ पर जाना होगा वो बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सीक्वेंस को लगाना, और ऐसा क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने प्रीवियस पेपर्स में पूछे हैं, ठीक है। पुणे एक्ट, इरविन एक्ट, इरविन एग्रीमेंट तो बता दिया ना यार, गांधी इरविन एक्ट कब हुआ, 1931 में, ठीक है। उसके बाद पुणे पैक्ट, पुणे पैक्ट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बता दी 1930 में स्टार्ट हुई। दो तो आपको पता चल गए, सिविल डिसोबीडियंस और गांधी इरविन पैक्ट। अब आपको पुणे पैक्ट पता होना चाहिए। देखो पुणे पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। हुआ क्या पुणे पैक्ट में, था क्या, जो राम से मैकडोनल्ड थे ना, उन्होंने क्या करा था, मैं ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या करा, कम्युनल अवार्ड स्टार्ट करा, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट दे दिया डिप्रेस्ड क्लास को। मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास है इंडिया में, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, पिछड़े वर्ग के, उनको क्या दिया, सेपरेट है। मतलब वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े होंगे, वो ही खड़े होंगे, उनको उन्हीं के बंदे वोट करेंगे और वही जीतेंगे, ऐसा रूल निकाला। अब इससे क्या होगा, इंडिया की यूनिटी खराब हो जानी थी। तो गांधी जी बैठ गए अनशन पे, और उनके अनशन पे बैठने की वजह से जो डिप्रेस्ड क्लास के लीडर तब कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो आए, और गांधी जी उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम था पुणे पैक्ट, ठीक है। यरवाड़ा जेल में हुआ था, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, देख लेना एक बार, 1932 में। और गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पुणे पैक्ट साइन होता है। इसमें क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, क्या होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, जो आज भी चलता है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब है सीट रिजर्व हो जाती है ना SC ST के लिए, तो सीट एक रिजर्व हो जाएगी SC के लिए, फॉर एग्जांपल डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वहां से SC कैंडिडेट खड़ा होगा, बट वोट सभी डालेंगे। ये कंसेप्ट होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट का, ठीक है। तो वहां से पुणे पैक्ट आया था, इसकी डेट 1932 है। अब कैबिनेट मिशन क्या था, देखो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। बेसिकली इसमें से पहले क्रिप्स मिशन आया जिसने डोमिनियन स्टेटस वगैरह, फिर कैबिनेट मिशन आया, मतलब ये इंडिया को ऐसे डोमिनियन स्टेटस ये वो जोड़ने के लिए मिशन लाए गए थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, 3 मेंबर का मिशन था। पैट्रिक लॉरेंस इसमें चेयरमैन थे, वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। स्टैफर्ड क्रिप्स थे इसमें, 2-3 नाम याद कर लो, एक पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर। AV अलेक्जेंडर जो लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे तब। तो ये तीनों जो हैं बेसिकली, इन तीनों एज अ कैबिनेट मिशन इंडिया में आए थे, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस पता चल गई, सबसे पहले कौन सा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहले चौथा है, यहीं से आंसर निकल जाएगा। उसके बाद कौन सा है, दूसरा गांधी इरविन पैक्ट 1931, देन पुणे पैक्ट 1932, देन कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। एशिया को यूरोप से कौन से माउंटेन जो है वो सेपरेट करते हैं, हमें बताना है। यूराल माउंटेन्स, अल्प्स माउंटेन,
कॉशियस माउंटेन, कॉकोशियस माउंटेन बोलते हैं, नन ऑफ देम, इनमें से कौन सा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत बार एसएससी वगैरह में पूछा गया है कि कौन से माउंटेन जो है सेपरेट करते हैं एशिया को यूरोप से, ठीक है। एशिया को यूरोप से सेपरेट करने वाले, यहीं पर देख लो मैप से आपको अच्छे से समझ आएगा, ये मैप डाल दिया मैंने, ठीक है। तो देखो ये हमारा आ गया एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया जिसका पार्ट है, ये आ गया हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, और इन दोनों के बीच में ये आपको दिख रहा है कौन से माउंटेन, यूराल माउंटेन। सिंपल है, समझ आ गया। तो यूराल माउंटेन जो है वो सेपरेट करते हैं एशिया को यूरोप कॉन्टिनेंट से, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया हिमालय, हिमालय के ऊपर तिब्बत प्लेट्यू, बट अभी इतना यहीं तक नहीं सीखना है, कुछ और चीज़ें भी देख लेनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाए, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ ना, नॉर्थ अमेरिका में दो देख लो, एक नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में रॉकी माउंटेन्स पूछे कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है, ये चलता है रॉकी माउंटेन। इसी के राइट साइड में अपलेशियन माउंटेन, तो अपलेशियन माउंटेन्स भी नॉर्थ अमेरिका में है, याद रखना, अपलेशियन माउंटेन्स भी नॉर्थ अमेरिका में है, और हमारा रॉकी माउंटेन्स भी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और सबसे लंबे जो माउंटेन्स आपको पता है रेंजेस आ जाते हैं वो साउथ अमेरिका में आ जाती हैं, ये सारी, इनको बोलते हैं एंडीज, ठीक है। एंडीज और एल्प्स में डिफरेंट याद रखना, एंडीज जो है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद एल्प्स कहाँ पर है पूछे तो यूरोप में, एल्प्स देखो ये एल्प्स की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है, यूरोप में, तो एल्प्स याद रखना यूरोप में। फिर एटलस माउंटेन पूछे तो अफ्रीका में, एटलस माउंटेन कहाँ पर है, अफ्रीका में, तो एटलस कहाँ पर है, अफ्रीका में, ये सब हम याद रखेंगे, ठीक है। सर इतना तो समझ आ गया, आपने ऑप्शंस में जो डाला था, एल्प्स पता चल गया यूरोप में, यूराल माउंटेन्स भी पता चल गया, एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, बट ये कॉशियस माउंटेन जो है, कॉकेशियस माउंटेन जो है, ये कहाँ पर है हमें बताना है। देखो कॉकेशियस माउंटेन आपके यहाँ पर है, ठीक है, बता देता हूँ। ये आपका आ गया ब्लैक सी है, और ये आपका कैस्पियन सी है, इनके बीच में आपके ये कौन से माउंटेन्स हैं, कॉकेशियस माउंटेन, ठीक है। इनकी कंट्रीज कौन सी पड़ जाती हैं, यहाँ पर जॉर्जिया आ जाएगा, यहाँ पर रशिया आ जाएगा, रशिया का भी थोड़ा रीजन आता है, अजरबैजान का भी आता है, तो बेसिकली यहाँ पर ही है, ये याद कर लो किसके बीच में, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में हमारे कॉकेशियस माउंटेन यूरोप में ही मेनली लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप आपको मेजर माउंटेन रेंजेस जो है वर्ल्ड की समझ आ गई। एंडीज अच्छे से देख लो, रॉकी माउंटेन्स अच्छे से देख लो, एटलस देख लो, ये भी देख लो यार, डेकन्सबर्ग माउंटेन्स कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका में नीचे है, अफ्रीका में नीचे है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इतना भी याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो इनमें से कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से आ जाएंगे भाई, वो घास के मैदान जो ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, भाई ये आपका आ गया, इधर देखो ये मैप देखो, ठीक है। यहाँ से आपका कहीं, यहाँ कहीं से जाता है इक्वेटर आपका, ठीक है, यहाँ कहीं से आपका इक्वेटर जाता है, ऐसे ऐसे यहाँ कहीं से, ठीक है, सॉरी यार नीचे से जाएगा, यहाँ से कहीं से इक्वेटर जाएगा, ठीक है। इंडिया के यहाँ से जाता है ना, इंडिया के यहाँ नीचे से जाता है, तो यहाँ कहीं से इक्वेटर जाएगा, ठीक है। इक्वेटर के नीचे 22.5 डिग्री तक आ गया ट्रॉपिकल कैंसर, तो ऊपर आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाहर जो आएगा दैट इज नोन एज टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो होंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है एवरेज रहता है, इतनी सर्दियाँ वगैरह नहीं होती हैं काइंड ऑफ। तो जस्ट आपको यहाँ पर ये बताना था इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल नहीं है, कौन सा ट्रॉपिकल सेट हैज नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल, जिसमें तीनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किस में है हमें ये बताना था, ठीक है। तो सवन्ना पंपास लानोस, सवन्ना कैंपोस लानोस, स्टेपी डाउन कैंपोस। देखो इसमें से अगर आपको पेम्पास भी पता होता और डाउन भी पता होता तब भी आप आंसर में पूछ सकते थे। कैसे, सॉरी, जो पेम्पास है ना वो आपके पड़ते हैं साउथ अमेरिका के नीचे वाली तरफ, तो ये टेम्परेट है। कौन से रीजन पड़ते हैं, टेम्परेट रीजन में। उसके बाद जो आपका डाउन है ना, डाउन माउंटेन, वो कहाँ, डाउन सॉरी ग्रासलैंड, वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ते हैं, तो ये भी टेम्परेट में पड़ते हैं। बाकी ये इस ऑप्शन बी में जो तीनों है ना, ये तीनों कौन से हैं, ट्रॉपिकल में, ठीक है। कौन से हैं, ट्रॉपिकल में। यहाँ पर मैं आपको लाइन बना के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर वाले जो हैं ये मान लो ये कौन से हैं, टेम्परेट वाले, ठीक है। और यहाँ से नीचे वाले कौन से हैं, ये भी कौन से हैं, टेम्परेट वाले। यहाँ से नीचे वाले भी कौन से हैं, टेम्परेट वाले। इसके बीच वाला ये जो रीजन आ गया, दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ते हैं, ठीक है। अब आप नाम आराम से याद कर सकते हो। देखो सवन्ना पूछे तो ट्रॉपिकल है, सवन्ना पूछे तो ट्रॉपिकल है, लानोस पूछे तो ट्रॉपिकल है, लानोस पूछे तो ट्रॉपिकल है, ठीक है, भूलना मत। लानोस पूछे तो ट्रॉपिकल है। और यहीं पर यहाँ पर पढ़ते हैं हमारे कौन से, कैंपोस, जो भी ऑप्शन में आया होता है कैंपोस, तो वो भी यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये भी ट्रॉपिकल है। उसके बाद सवन्नास भी ट्रॉपिकल है। अब पूछे कि टेम्परेट कौन से हैं, तो प्रेरीज ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपीज ये कहाँ पर है, यूरोप में।
पुस्ताज ये भी कहाँ पर है, यूरोप में, यूरेशिया में पड़ते हैं स्टेपीज, मेनली कुछ एशिया में भी पोर्शन इनका पड़ता है, तो ये स्टेपीज यहाँ पर आगे। डाउन्स पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है, कैंटीबरी न्यूजीलैंड में, ये सारे टेम्परेट हैं। वेल्स साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं, ये भी टेम्परेट है। पैम्पास जो है ये कहाँ पर पड़ते हैं, पैम्पास पड़ते हैं हमारे साउथ अमेरिका में, बट ये क्या है, ये भी टेम्परेट है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट टाइम में टेम्परेट भी पूछ सकता है, बहुत बार पूछता है। प्रेरीज कहाँ पर है, एक बार देख लो, प्रेरीज टेम्परेट है, कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज टेम्परेट है, कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपीज जो है वो भी टेम्परेट है, कहाँ पर है, यूरोप और एशिया में। पुस्ताज कहाँ पर है, ये यूरोप में है और क्या है, टेम्परेट है। उसके बाद मंचूरियन ग्रासलैंड भी कहाँ पर है, ये भी टेम्परेट में है, ठीक है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, टेम्परेट में है। कैंटीबरी न्यूजीलैंड में है, टेम्परेट में है। वेल्स जो है साउथ अफ्रीका में है, टेम्परेट है। और पंपास जो है ये भी क्या है, टेम्परेट है। ट्रॉपिकल में लानोस, कैंपोस, सवन्ना, ये तीन तो बिल्कुल नहीं बोलना, लानोस, कैंपोस और सवन्ना। तो इस तरह से आप इन ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ सकते हो, मे बी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर सर, समझ आ गया। अभी मेरे को नहीं पता है, मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मतलब वॉइस क्लियर है या नहीं है, क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, वन टेक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ फिर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अब साउंड में अगर बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी तो यार 3 4 5 दिन एडजस्ट कर लेना प्लीज़, 3 दिन एडजस्ट कर लेना। उसके बाद मैं किसी अच्छी सिटी में जाकर इसको कर लूँगा परचेज, या ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, तब भी 3 4 दिन तो लगेंगे, तो आपके पेपर तक तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतना तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज डैश रिवर ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऐसी रिवर है इंडिया की जो बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम जमुना पड़ जाता है। देखो यार, रिवर्स एंड लेक्स में मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इन डेप्थ। अगर आपको रिवर्स लेक्स नहीं आती हैं तो ऐसे एग्जाम में मत चले जाना, वीडियो देख के जाना। ये पिछले दिनों में रिवर्स और लेक्स की अच्छी वीडियो लाई है मैंने, उनको देख के जाना, ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, काम बन जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और मैंने मैप्स के थ्रू अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जो बांग्लादेश में हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, उसका बांग्लादेश में नाम जाके जमुना पड़ जाता है। बांग्लादेश में जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसके बहुत से नाम है यार। चाइना से निकलती है तो यालुंग यांगपो कहते हैं, जिसको सैंगपो बोलते हैं, प्यूरीफायर, ठीक है। उसके बाद इंडिया में आती है दिहांग नाम से, असम में आती है ब्रह्मपुत्रा, और फिर जब यहाँ पर बांग्लादेश में चल जाते हैं तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। यमुना जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना के बारे में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, याद कर लें। गंगा तो आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द यंस्कर हुंजा नुब्रा, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के बच्चे हो तो ये तो पता होना चाहिए कि यंस्कर, हुंजा, नुब्रा होगी, ये शो, गिलगिट वाली ये सारी नदियाँ किसकी पार्ट होती हैं, इंडस रिवर का, इंडस रिवर सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। तापी का याद रखना, नर्मदा तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग। ये अपना पानी कहाँ पर डालती हैं, अरेबियन सी में, बाकी मैक्सिमम जो है बे ऑफ बंगाल में डालती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लिया। गोदावरी जो है दक्षिण गंगा इसको कहते हैं, दक्षिण की गंगा। और लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया की रिवर जो है वो कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये सब आपको पता है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, इंडिया का सबसे ईस्ट वाला पॉइंट कौन सा है। इंडिया के ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ठीक है। सदर्न पॉइंट हमारा मेनलैंड वाला, और सदर्न पॉइंट इंडिया का एसेट, मतलब वाटर की टेरिटरी भी इंक्लूड करके, ये सब पता होने चाहिए। तो ऑप्शन से ही करवा दूंगा। देखो हमारा जो इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, देखो यार इंडिया का ये अगर मैं मैप बना देता हूँ, सबसे ईस्ट में कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ईस्ट में सबसे ईस्टर्न पॉइंट हमारा किबिथू है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है ये कच्छ वगैरह में पाया जाता है, वेस्टर्न पॉइंट कच्छ में पाया जाता है, इसका नाम है गुहर मोती, गुहर मोती, ठीक है। गुहर मोती कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। ये आ गया वेस्टर्न पॉइंट। नॉर्दर्न पॉइंट जो है इंडिया कोल, नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, ये इंदिरा कोल। नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल। अगर मेन लैंड की बात करूं तो सबसे नीचे हमारा कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी। सबसे नीचे कन्याकुमारी है ना हमारे तमिलनाडु में, केरला नहीं है, सबसे नीचे तमिलनाडु है, कन्याकुमारी है, ठीक है। बट हमारे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, वो तो और नीचे जाते हैं। तो बिल्कुल निकोबार में जो ऊपर आता है कार निकोबार, नीचे आता है ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार है ना, यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट है, ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो अंडमान निकोबार भी अच्छे से देखे जाना। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, देन मिडल है, देन साउथ है, उसके नीचे लिटल है, फिर आता है कार निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार। ये सीक्वेंस देख के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटल, कॉर एंड ग्रेट। और इनके बीच में जो यहाँ पर है ग्रेट, लिटल और कॉर के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे साउथ अंडमान, हर एक बच्चा 15 बार ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा आता है, पैसेज आता है कुछ काइंड ऑफ, ठीक है, वो बताओगे। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पैसेज आता है, याद से सभी अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अदर नेम ऑफ यारलुंग सैंगपो रिवर, सर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यारलुंग सैंगपो का अदर नाम कौन सा है, यारलुंग सैंगपो का दूसरा नाम कौन सा है, क्वेश्चन बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि यारलुंग सैंगपो जो है इसका दूसरा नाम कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओगे, ठीक है। क्या बताना है यार, ब्रह्मपुत्र रिवर है, सिंपल है, पढ़ा हुआ है, तो बार बार क्या ही है, कुछ और क्वेश्चन दूंगा अच्छा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू, देखो अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला रीजन, वहाँ से कौन सी गंगा, गंगा तो ऊपर से आती है ना उत्तराखंड से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र उधर से बांग्लादेश से नीचे पद्मा बन के नीचे निकल जाती है। तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी यहाँ से अमरकंटक वाले रीजन से एक ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की, उसका क्या नाम है, काली शारदा। भाई काली शारदा ऊपर से आती है, काली शारदा उत्तराखंड से आती है। फिर सोन रिवर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सोन रिवर है, वही अमरकंटक प्लेटू से निकलता है और गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना भी तो ऊपर से आती है और यहाँ से आती है, यहाँ पर मिलती है प्रयागराज में, ठीक है। गंडक जो है वो ऊपर से आती है, गंडक कहाँ से आती है, गंडक तिब्बत से आती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये सारा उसमें पढ़ाया हुआ है यार मैंने, इंडिया के गंगा रिवर सिस्टम में, वो वीडियो देख लो, काम बन जाएगा। वेयर इज शष्टामकोटा लेक ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेट, तो शष्टामकोटा लेक जो है जिसको क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं, पहली बात तो शष्टामकोटा लेक को क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं, याद कर लेना। कहाँ पर है, गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर है शष्टामकोटा लेक, केरला में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक है, याद करके जाओगे एग्जाम के लिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली, तो इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट है, ये आपको बताना है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट जो है वो कौन सी स्टेट का है इंडिया में, ये आपको मुझे बताना है अभी। तो कौन सी है जो मैक्सिमम एंड मिनिमम, बताओ। बिहार एंड केरला, केरला एंड राजस्थान, केरला एंड बिहार और केरला एंड ओडिशा, ठीक है। तो कौन सा है मैक्सिमम मिनिमम, तो देखो सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम है हमारा केरला जिसमें लिटरेसी रेट है, और मिनिमम की मैं बात करूँ तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम हमारा बिहार है, ठीक है। केरला एंड बिहार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिस्पेक्टिवली पूछा था, ऐसे नहीं कर देना था बिहार एंड केरला, कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक भी करी थी इस क्वेश्चन में, तो बट केरला एंड बिहार इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड, इनमें से कौन सा इकलौता ऐसा डिकेड है जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ शो हुई थी, जहाँ पर क्या हुआ था, नेगेटिव ग्रोथ शो हुई थी। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा डिकेड है जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ शो हुई थी, तो वो कौन सा है, 1901 से लेकर 1911 का टाइम, या 1911 से 1921 का टाइम, या 1921 से 1931 का टाइम। तो बताओ मुझे क्या आंसर है, या 1931 से लेकर 1941 का टाइम, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1911 से लेकर 1921। देखो मैंने आपको बताया था 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि इसके बाद तो पॉपुलेशन कम हो ही नहीं यार, वो बढ़ती ही जा रही है ग्रोथ, ठीक है, डेमोग्राफिक डिवाइड। तो यही था, इस पॉइंट पे पहुंच के जो है वो नेगेटिव ग्रोथ थी, उसके बाद जो है पॉजिटिव ग्रोथ आ गई थी, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो डेमोग्राफी वाला मस्ट वॉचिंग वीडियो है, ये देख लेना ना। अभी मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब आप देख के जाना, ये 5-6 दिन पहले ही वीडियोस में पड़ी है, 15-10 दिन लगा लो, तो इसको देख के जाना। देखो बेसिकली है क्या, हमने जो इंडिया की ग्रोथ है ना उसको डिवाइड कर दिया कुछ पीरियड्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो फेस 1 था जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, मतलब जो 1901 से लेकर 1911 तक का टाइम है, और मान लो 1921 तक का टाइम, 1921 के टाइम में हमारी यहाँ पर ना स्टेगनेंट रुकी हुई ग्रोथ थी, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल कम ग्रोथ होती है, और इसके बाद तो नेगेटिव होगी 11 से 21 के बीच में, तो ये पीरियड हम स्टेगनेंट पॉपुलेशन का मानते हैं। उसके बाद 1921 से लेकर 1951 का जो टाइम था इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पॉइंट में पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई थी, 1.33% पर ग्रोथ हुई थी। बट जब आया ना 1951 का टाइम, जब हम आज़ाद, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब अबाउट 2.5% पॉपुलेशन ग्रो होनी शुरू होगी, ठीक है, 1951 से लेकर 81 के टाइम में। फिर 1981 के बाद भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ तो कर रही है, बट अब हाई ग्रोथ है अभी भी, बट अब डिक्लाइनिंग साइन भी दिख रहे हैं, मतलब अब पॉपुलेशन ग्रोथ में थोड़ी कमी आ रही थी। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, ठीक है, कुछ साइन भी हैं स्लो डाउन होने के। तो 1911 से 21 के बीच में स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी, 11 से 21 वाला पीरियड नेगेटिव ग्रोथ वाला था। 1921 से 51 वाला जो टाइम था वहां पर स्टीडी ग्रोथ, मतलब रैपिड ग्रोथ, स्टीडी ग्रोथ हुई 1921 से 51 वाला पीरियड। 1951 से 81 वाला जो पीरियड था 1981, तो वो वहाँ पर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसे कहते हैं। और उसके बाद वाला भी पॉपुलेशन हाई ग्रोथ तब भी है,
देखो ना अभी भी पॉपुलेशन की हाई ग्रोथ है, बट अभी तो साइन दिख रहे हैं ना कि डिक्लाइन हो रही है अब धीरे धीरे पॉपुलेशन। हमारी पॉइंट एक पॉइंट पे जाके पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल भी हो जाएगी, ये पॉइंट हमें दिख रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट, इनमें से कौन सा टाइडल पोर्ट है हमें बताना है। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट, कांडला पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट या चेन्नई पोर्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा टाइडल पोर्ट है हमें बताना है। तो टाइडल पोर्ट कौन सा है, टाइडल पोर्ट हमारा कांडला पोर्ट है। ठीक है, कांडला पोर्ट गुजरात वाला। ठीक है, देखो आपको ना इंडिया के मेजर पोर्ट्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मेजर पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखो ईस्ट कोस्ट से स्टार्ट करता हूँ, ईस्ट कोस्ट से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ना, ईस्ट कोस्ट से अगर मैं अपने मेजर पोर्ट्स का ईस्ट कोस्ट से कहानी स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करूँगा। तो वेस्ट बंगाल में हमारा कोलकाता पोर्ट है, ये ऊपर वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट ओनली रिवराइन पोर्ट, ठीक है, रिवर के ऊपर है, हुगली रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसके नीचे उड़ीसा में आ जाऊँ तो पारादीप पोर्ट है। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, पारादीप, ये मेजर पोर्ट है इंडिया के। फिर हम चले जाए आंध्र प्रदेश में तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, तमिलनाडु में 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, चेन्नई पोर्ट है, टूटिकोरिन पोर्ट है, इन्नौर पोर्ट है। ठीक है, टूटिकोरिन पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। ठीक है, कारमजार पोर्ट, कारमरजार पोर्ट इसी को ही बोलते हैं, तो ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, उसका केरला में आ जाए तो कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट कहाँ पर है, केरला में। कर्नाटका में आ जाए न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है गोवा का मर्मगांव पोर्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, महाराष्ट्र में पहले था मुंबई पोर्ट, अब हमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी बनाया है उसका बर्डन कम करने के, तो JNPT जिसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात का कौन सा है, कांडला पोर्ट। तो अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। कौन कौन से देख लिए, देखो कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, करंजार पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कामरजार जिसे कहते हैं। चेन्नई पोर्ट भी तमिलनाडु में, टूटिकोरिन तमिलनाडु में, कोची पोर्ट कहाँ पर, केरला में, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में। ऐसे सीक्वेंस में चलो, मर्मगांव ऊपर से फिर गोवा आ गया, मुंबई पोर्ट आ गया महाराष्ट्र में, उसके ऊपर गुजरात पोर्ट में कौन सा है, मुंबई पोर्ट का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसके बाद कांडला पोर्ट है गुजरात में, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में थोड़ी डाउट है ना, तो मेजर पोर्ट्स या पोर्ट्स ऑफ इंडिया वाली वीडियो देख लें, उसमें हर एक पोर्ट का फीचर जो है इंपॉर्टेंट, जैसे ये विशाखापट्टनम नेचुरल हार्बर पोर्ट है। ठीक है, एंड JNPT की भी खासियत है, हर एक पोर्ट की कुछ ना कुछ एक खासियत है जिसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने वहाँ पर पढ़ाई हुई है, तो आप वो देख लेना, वहाँ से आपको ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ द पोर्शन वी हैव कवर्ड, तो 18 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, तो रेस्ट 18 क्वेश्चन वो रहते हैं वो हम कवर कर लेंगे। सेकंड थिंग इज दैट, देखो मैंने आपके साथ कल एक स्क्रीनशॉट शेयर करा था, एक पेज शेयर करा था अबाउट द JKP कांस्टेबल क्लासेस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब फ्रॉम 10th सितंबर। तो मैंने आपको बोला था डू शेयर इट विद अदर्स, विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके नोन में है आपको लगता है वो प्रिपरेशन करेंगे, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप उसमें शेयर कर सकते हो, तो कर लेना। सेकंड थिंग इज दैट, टेलीग्राम घबराहट में आजकल तो कुछ भी हो सकता है, टेलीग्राम बंद भी हो सकता है क्योंकि इशू चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर, तो उसके ऑनर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस रीज़न को ध्यान में रखते हुए हम व्हाट्सएप चैनल बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, PDF शेयर करें तो कहीं तो करनी पड़ेगी ना, तो वो व्हाट्सएप पे करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर लिंक शिंक शेयर होना वहीं पर करेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल जो है वो बंद है, मैं उसको शेयर कर दूंगा, आपको सभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसमें अपने ही नुकसान है, अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो कोई भी जैसे टाइम का शेड्यूल टेलीग्राम पे आता है फिर व्हाट्सएप में डालूंगा, अल्टरनेटिव मेरे पास कुछ नहीं है। अगर टेलीग्राम बंद हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल का मैंने बोल दिया है, टीम मेंबर को बन जाएगा और आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। और सेकंड थिंग इज दैट JKP कांस्टेबल वाला शेयर कर देना यार। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज टू लार्ज एक्सटेंट इन्फ्लुएंस बाय द माउंटेन। जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट माउंटेन्स की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, सराउंडेड बाय, बड़ी कहानी लिखी है। टेम्परेचर इज ग्रेटली मॉडरेटेड बाय दिस माउंटेन, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है और वाटर बॉडी विच अमंग दोज मेंशन बिलो इज अ सब टॉप। जम्मू कश्मीर का सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, देखो भाई जैसे जैसे कश्मीर की तरफ जाओगे टेम्परेट रीजन आएगा, तो सब ट्रॉपिकल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा भाई, ऑब्वियस है जम्मू में एग्जिस्ट करेगा। ये सारा ठंडा है यार, कश्मीर, लेह, सियाचिन, चलो अब तो इस बार तो कश्मीर में बहुत गर्मी पड़ी है, तो बट जम्मू जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, बाकी उधर टेम्परेट समझ लो। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो ये याद कर लेना, जम्मू रीजन जो है सब ट्रॉपिकल में आता है। विच इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया, तो सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सी है, सेकंड पूछा भाई, चावल मत लगा देना, चावल इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया, तो राइस फर्स्ट है, आंसर क्या है, वीट, वीट सेकंड नंबर पे है। सर सीरियल क्रॉप होती क्या है, ठीक है, सीरियल क्रॉप कोई भी ऐसा प्लांट जिसको आप ग्रो करते हो ताकि उसके जो सीड्स होते हैं उसको आप फूड की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई ह्यूमन से एनिमल, जैसे फॉर एग्जाम्पल चावल लगाते हो उसका बीज ही तो निकालते हो, वो जो चावल है
फिर गेहूं का भी वही है, मक्का का भी वही है, तो ये सारे सीरियल क्रॉप्स में आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, वीट सेकंड पूछा था, फर्स्ट पूछता तो मैं राइस पे मार्क कर देता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन इंडिया। देखो ऐसे तो बहुत हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे बीटी ब्रिंजल है, मस्टर्ड की भी आ रही है, धारा मस्टर्ड था, इसका नाम सुना हुआ मैंने, अभी रिसेंटली चल रहा था इसके ऊपर काम, और पूसा वाला पंजाब कर रहे थे धारा मस्टर्ड वगैरह में, बट ये चली नहीं है अभी। तो अगर आपको कोई पूछे कि अप्रूव की गई है कमर्शियल कल्टीवेशन आप कर सकते हो, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब पता है क्या है, सिंपल कोई अगर क्रॉप है ना उसको मॉडिफाई कर दो, मतलब उसमें जीन में कुछ चेंजिंग कर लो ताकि उसकी यील्ड बढ़ जाए, पेस्ट के अगेंस्ट वो काम कर सके, तो इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो अभी कौन सी चल रही है इंडिया में, तो बीटी कॉटन ही ओनली, ये सारे नहीं है बाकी, ठीक है। तो कौन सी चल रही है, कमर्शियली कल्टीवेट हो रही है बीटी कॉटन। देखो बीटी कॉटन मतलब क्या है, बीटी की पहले तो बीटी समझो, कॉटन तो आपको पता है कॉटन कॉटन ही है, कपास बोलते हैं आई थिंक। तो बीटी की फुल फॉर्म है बैसिलस थुरिंजेंसिस, क्या खतरनाक नाम होते हैं यार जोलॉजी वालों के, बैसिलस, इतना मुश्किल नाम पता नहीं रखते क्यों है, थुरेंजेंसिस, ठीक है। तो ये है इसका नाम बीटी का। अब ये है क्या, देखो बीटी कॉटन इसलिए बनाया गया क्योंकि कॉटन में पेस्ट अटैक हो जाता था, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉटन के ऊपर क्या किया, कॉटन को हमने जो उसका जीन बनाया, जो कॉटन ग्रो होगा उसको हमने एक बैक्टीरिया से लिया, क्योंकि वो पेस्ट के खिलाफ काम करता था, पेस्ट रेजिस्टेंट था, उसको पेस्ट असर नहीं करते थे। तो वो जो बैक्टीरिया था ना उसका नाम था बैसिलस थुरेंजेंसिस, इसलिए इस कॉटन का नाम पड़ गया बीटी कॉटन, बैसिलस थुरेंजेंसिस कॉटन। क्यों, क्योंकि इस कॉटन में पेस्ट अटैक नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, ये उससे लड़ सकता है, और ये ग्रो भी अच्छा करता है, यील्ड भी अच्छा करता है, इसलिए हम इसका नाम जो है इसका क्या है, बीटी कॉटन। तो यही होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हमने उसके फीचर को चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच मंथ इज द राबी क्रॉप सोन। तो राबी क्रॉप कब आप लगाते हो, ठीक है, अप्रैल मई में, अक्टूबर से दिसंबर में, फेब मार्च में, सितंबर अक्टूबर। देखो यार 3 मेजर क्रॉप्स हैं, खरीफ, राबी एंड ज़ैद क्रॉप, ठीक है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, अभी खरीफ क्रॉप का चल रहा है, मक्का लगा हुआ है, ठीक है, और चावल लगा हुआ है, तो ये कौन सा है, खरीफ सीज़न है, ठीक है। ये जून जुलाई में आप लगा देते हो, उससे भी पहले लग जाता है, मई जून में लग जाता है आपका खरीफ क्रॉप, और अक्टूबर में काट लेते हो इसको, तो अभी वही चल रहा है, वही टाइम चल रहा है, तो अभी अगस्त चल रहा है आपका। तो देखो बेसिकली क्या है, ये पूछा है राबी क्रॉप का पूछा है, तो राबी क्रॉप कब होता है, जब ये खत्म हो जाएगा अगस्त सितंबर, तो फिर अक्टूबर में लगा दोगे आप कौन सी क्रॉप, अक्टूबर में शो करते हो आप राबी क्रॉप, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच में आप ग्रो कर देते हो, मार्च अप्रैल में इसको काट देते हो, जिसको बोलते हैं वीट। तो वीट को कब काटते हो, मार्च अप्रैल में। फिर जो ये मार्च अप्रैल के बीच में अब नई क्रॉप आपने जून में लगानी है, उसके बीच में जो आपको टाइम बचता है ना, आप वहाँ पर क्या करते हो, ज़ैद क्रॉप लगाते हो, मतलब ये वाटरमेलन वगैरह सब्जियाँ लगा दे, इसको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप, मार्च से जून के बीच में। समझ आ गया, मतलब खरीफ क्रॉप हमने मई जून में लगा दी, और हमने इसको जो है हार्वेस्ट कर लिया कब, अक्टूबर से पहले, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में कर लिया। फिर अक्टूबर में हमने कौन सी लगा दी, अक्टूबर नवंबर में हमने लगा दी कौन सी, वीट वाली, मतलब राबी क्रॉप जिसको सर्दियाँ चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो होगी। फिर हमने इसको मार्च अप्रैल में काट दिया, फिर जो अप्रैल से बीच में जून का टाइम बचा, तो तब हमने ज़ैद क्रॉप्स हम अपनी लगा देते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो कौन सी इंडियन स्टेट में फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, राजस्थान, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट में होता है, आंध्र प्रदेश। सारे फेस्टिवल्स वाला एक लेक्चर डाला था, उसमें पढ़ाया हुआ है, देख लेना, कवर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया कि पता नहीं जेकेएसएसबी को इस क्वेश्चन से क्या प्यार है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014। तो 2014 में कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, गुजराती को, तमिल को, उड़िया को, या मलयालम को, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज को 2014 में दिया गया है, उड़िया को दिया गया। किसको दिया गया, उड़िया को। देखो सबसे पहले दिया गया था संस्कृत को, सॉरी सबसे पहले दिया गया था तमिल को, यहाँ पर मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, तमिल, ठीक है। उसके बाद सेकंड तमिल को सबसे पहले दिया, उसके बाद संस्कृत को दिया गया। तो कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल है, संस्कृत है, बाकी सब साउथ की हैं, तमिल भी साउथ की है, तेलुगु भी साउथ की है, फिर कन्नड़ भी साउथ की है, फिर मलयालम भी साउथ की है, और फिर उसके बाद सारे होगी, उसके बाद आगे उड़िया, कितनी होगी, 6 होगी ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उड़िया को 2014 में दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया है या देने जा रहे हैं, ये पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और लैंग्वेज का नाम भी बताओगे।
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 25, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इकॉनमी के लिए आप बोल रहे थे इंडियन इकॉनमी की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर बहुत लेक्चर पड़े हुए हैं, बट अगर आप बोलोगे इंडियन इकॉनमी में एक और लेक्चर लाने के लिए, तो मैं एक लेक्चर और ले आऊँगा आपके एग्जाम से पहले, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय इन्फ्लेशन को कंट्रोल। देखो, प्राइस मार्केट में कंट्रोल करना, अगर मार्केट में ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो भी दिक्कत है, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर सपोज करो रिचार्ज जैसे अंबानी ने कर दी है ना, तो वैसे सपोज करो रिचार्ज हो 2-3 गुना बढ़ जाए, फिर इतनी महंगाई होगी कैसे करोगे, रिचार्ज ही कराना छोड़ दोगे, ठीक है, वो नहीं छोड़ सकते ना, फ़ोन नहीं छोड़ सकते। तो इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा ना हो मार्केट में, वो भी कंट्रोल करनी है। अब इन्फ्लेशन होनी भी चाहिए, थोड़ी महंगाई होनी भी चाहिए। अगर महंगाई नहीं होगी तो वो फैक्ट्रीज क्यों ग्रो करेंगी, वो तो बनाएंगे ही नहीं सामान। तो इन्फ्लेशन होनी भी चाहिए, बट एक लिमिट में सेट होनी चाहिए। ये कौन देखता है, ये काम है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे, देखो एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है। कौन होता है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये कौन बनाता है, बेसिकली इसमें कुछ मेंबर्स, 3 मेंबर्स आते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर आते हैं कहाँ पे, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, इनमें आरबीआई चेयरमैन होते हैं। ये बेसिकली डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन के टारगेट कितनी रखने, मतलब इनका टारगेट अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है, आई थिंक 2026 तक है 4 ± 2, मतलब 4% इन्फ्लेशन है, उससे 2% ऊपर भी जा सकती है, 2% नीचे भी, मतलब 2 भी जा सकती है, 2% इन्फ्लेशन भी जाती है और 6% के बीच में, इसके अंदर ही रखने, इसके बाहर नहीं जाए। अगर इसके बाहर जानी पड़ेगी तो इसको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को जो है वो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फैक्टर किस वजह से जा रही है, इसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा आरबीआई देखती है। नेक्स्ट देखो, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो ये कौन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है, ये प्रोविजन किसके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल वर्ल्ड बैंक। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास, जैसे इंडिया में जब क्या हुआ था 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो हम भी आईएमएफ के पास गए थे ना, तो आईएमएफ के पास गए थे, हमें लोन चाहिए था। तो बेसिकली जब भी एक कंट्री की थोड़ी कंडीशन ख़राब हो जाए, जैसे श्रीलंका की अभी चल रही थी पीछे, तो वो उनको पैसा चाहिए होता है फॉर इमीडिएटली, मतलब पैसा चाहिए होता है क्रेडिट, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर पाएँ। तो वो कौन सी एजेंसी देती है, वो वर्ल्ड की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड देती है। तो वो कौन सी एजेंसी है जो उनको पैसा देती है, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो आईएमएफ इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी अ मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। मतलब अगर आप इसमें से कोई काम करोगे, वो कौन सा काम है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी मार्केट में, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट करते हो, मतलब मैंने लोगों से पैसा लिया है, मतलब गवर्नमेंट ने हम सबसे पैसा लिया और गवर्नमेंट हमारा पैसा हमें वापस दे रही है, तो इससे इन्फ्लेशन तो होगी, ऑब्वियस है। जब हमारा लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन होगी। देखो ना यार, सपोज करो आप एक शॉप जाते हो, एक गाड़ी है आपको पसंद आ जाती है, आपने किसी से बात करी 3 लाख की, वहाँ पर 10 लोग आ गए, एक बोला 3.5 मैं दूंगा, एक बोलता मैं 4 लाख दूंगा, तो उसका रेट बढ़ जाएगा ना। तो ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, ये तो समझ है। बट रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट से क्या सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। सेकंड ऑप्शन देखो, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट, किसी बजट डेफिसिट को मतलब वो फाइनेंस करने के लिए अगर लोगों से पैसा ले रही है, बोरिंग फ्रॉम द बैंक से ले रही है, या क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। देखो सबसे गंदी कंडीशन किसी कंट्री के लिए होती है जब अपने बजट का पैसा पूरा करने के लिए वो मनी को क्रिएट करना, मतलब पैसे छापने शुरू हो जाए, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकती है। तो ये पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। जब भी क्रिएशन ऑफ न्यू मनी होती है तब उससे ज़्यादा ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, एक करंट का पार्ट था, धोला सादिया या भूपेन हजारिका ब्रिज कनेक्ट करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट, पहले तो देखो यहीं से क्वेश्चन निकलेगा, कैसे कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा, तो भाई धोला सादिया ब्रिज, ठीक है, भूपेन हजारिका ब्रिज भी इसका नाम। इसलिए देखो ना यार, ये मॉक का क्वेश्चन है आपका। अब अगर मैं चाहता एक ही लाइन में लिख के क्वेश्चन समेट सकता था, बट द थिंग इज दैट आपको कुछ मॉक से भी सीखने को मिले, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसमें ही 3 क्वेश्चन डाल दिए। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है धोला सदिया, उसी को भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। हो गया ना काम, 3 क्वेश्चन पता चल गए। तो ये किसको किसको कनेक्ट करता है हमें बताना। असम और अरुणाचल प्रदेश, असम सिक्किम, असम वेस्ट बंगाल। देखो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है यार, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच इज द 43rd इंडियन साइट टू बी एडेड यूनेस्को। कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 43rd साइट जो है ऐड हुई है इंडिया की। मोइडाम्स ऑफ चोरैडियो या आर्किटेक्चर मार्वल्स ऑफ कर्नाटका, शांति निकेतन है या नन ऑफ दी। देखो शांति निकेतन बिल्कुल है, बट शांति निकेतन 41 थी, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 41 इंडियन साइट इज शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल से ना, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। 42nd हमने कही थी होयसाला टेम्पल्स, आई थिंक वो कहाँ गए, कर्नाटका के, ठीक है। 40 जो है वो धोलावीरा थी गुजरात की, ठीक है।
इतनी भी देख लो। और अभी जो रिसेंट 43rd हुई मोइदाम्स हुई, ये कहाँ के, असम के, ठीक है। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वहाँ पे असम के रिलीजन के रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 क्या कहता है, बाथुकामा फेस्टिवल जो है वो किसका स्टेट फेस्टिवल है, तो बाथुकामा फेस्टिवल किससे बिलोंग करता है, तेलंगाना से बिलोंग करता है, ठीक है। ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है फेस्टिवल वगैरह में, इतना इसमें कोई सोचने वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा स्कीम, देखो ये करंट में पूछा जा सकता है, कौन सी पहली यूटी बनी है जिसने इंप्लीमेंट करा पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जिसका सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल हमारे पुराने आर्टिजन्स हैं, हैंड्स क्राफ्ट्स हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए स्कीम शुरू की है। कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME मिनिस्ट्री की ये स्कीम है, ये कोई नहीं पूछेगा, बट ये याद कर लेना। विश्वकर्मा स्कीम को पहली यूटी जो इंप्लीमेंट जिसने करा है वो कौन सी है, जम्मू कश्मीर आपकी यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कंस्ट्रक्टेड इन आंध्र प्रदेश में सोशल जस्टिस का स्टैचू बनाया गया। पहली बात कहाँ बनाया गया, आंध्र प्रदेश। तो सोशल जस्टिस की बात कौन करते थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर सर, तो इसमें तो इतना सोचने वाला नहीं था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट आपको एक क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें तो नहीं, इसके बाद में भी पूछा जाए, इतना वैसे JKSS भी इतना अपडेट तो रहती नहीं है, बट फिर भी बोल देता हूँ। शिवाजी महाराज का स्टैचू कहाँ पर इनैगुरेट हुआ था, महाराष्ट्र में। जब ये इनैगुरेट हुआ था तब इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, आज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, मतलब एग्जाम के पास। क्यों, क्योंकि ये कोलैप्स हो गया कल, तो कोलैप्स जो हुआ वो कोलैप्स हो गया, तो इसलिए न्यूज़ में इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में ही इसको स्टैचू को इनैगुरेट करा था, तो ये कोलैप्स हो गया। अभी वो FIR वगैरह हुई है कंट्रैक्टर में, तो आप देख सकते हो करप्शन वगैरह कितनी होती है इंडिया में। तो मतलब ये चीज़ याद रख लेना कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू कहाँ पर इनैगुरेट हुआ था, महाराष्ट्र में, और किसने करा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2023 में। तो ये भी आपके करंट अफेयर का पार्ट है। हु बिकम फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 200 सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड, तो T20 में 200 सिक्सेस किसने लगा दिए हैं, पहले बैट्समैन बने हैं, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या रविंद्र जडेजा। तो हर क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली नहीं होता, तो रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 देखो, इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल इन आगरा। देखो आगरा में पहला, वर्ल्ड का पहला एयरलिफ्टेड पोर्टेबल, मतलब पूरा का पूरा हॉस्पिटल उठा के आप ले जा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं जगह पे डिजास्टर वगैरह होता, माउंटेन एरिया में बाढ़ आ गई, अब वहाँ पर ऊपर लोग फंसे हुए हैं, आपने हॉस्पिटल लेके जाना, तो आप कैसे लेके जाओगे, आप लेके जा सकते हो आरोग्य मैत्री क्यूब के। देखो ये एक ऐसे ऐसे क्यूब्स बने हुए हैं बड़े बड़े, इस किसी के अंदर ICU है, किसी के अंदर मेडिसिन है, तो मतलब आप हेलीकॉप्टर के थ्रू इनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो ये सबसे पहले आगरा में देखा गया वर्ल्ड का फर्स्ट एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, वो हुआ है हमारे कठुआ में इस्टेब्लिश। होम्योपैथी, एलोपैथी नहीं है, मतलब आयुर्वेदिक वाला, दूसरा नहीं है एलोपैथी वाला, ठीक है, जो आप मेडिसिन खाते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंट इज द थीम ऑफ, किसकी थीम है, इन्वायरमेंट डे 2023, 24 या 22, तो किसकी है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इन्वायरमेंट डे हम कब बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। इसके आंसर्स डाल दिए हैं, PDF जो है वो आ जाएगी टेलीग्राम में जब तक चलता है। बाकी पटवारी के बच्चे जो खुद को चेक करना चाहते हैं OMR बेस्ड टेस्ट देकर, तो वो दे सकते हैं। कैसे इनरोल करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, एक वीडियो का, वो देख लेना, हाउ टू एनरोल फॉर मॉक टेस्ट, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा किस तरह से आपने एनरोल करना है। जस्ट 39 रुपीज़ चार्जेस हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो एक तो पहली बात वो कांस्टेबल वाला आप शेयर करेंगे टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स एंड जो भी पर्सन है जिन्होंने फॉर्म वॉर्म फिल करा है, ताकि मैं जब क्लासेस स्टार्ट करूँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स दिखे। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो मैं कैरी ऑन नहीं करूँगा, अगर रिस्पॉन्स दिखेगा मैं गारंटीड कहता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, पूरी तैयारी करवा दूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए पटवारी की इमीडिएटली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी करंट अफेयर्स भी चाहिए तो बताना, विल ट्राई। ऐसे तो बने हुए हैं, देखो 2-3 महीने के करंट अफेयर छोड़ के उसके पीछे वाले सारे डाले हुए हैं, सिर्फ 3 महीने के नहीं डाले, मई तक मेरे ख्याल से डाले हुए हैं, जून जुलाई अगस्त के रहते हैं, वहाँ तक के देख लेना करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में जाके। बाकी कोशिश करूँगा ये भी बनाने की, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।